तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी प्री 2023 और 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण है। यूनिट 7 का टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनके ऊपर आप ज़्यादातर ध्यान देते हैं, जैसे कि आपका हो गया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनके ऊपर ही ज़्यादा फोकस करके रखते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि एग्जाम में कभी कभी आपके पर्यावरण के प्रश्न ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, कंप्यूटर के प्रश्न ज़्यादा पूछ लेते हैं, एमपीजी के ज़्यादा पूछ लेते हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए परेशानी हो जाती है अगर आप ये 3 सब्जेक्ट ही पढ़कर जाते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ठीक है, तो सभी सब्जेक्ट को कवर करते हुए हर एक यूनिट का प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आने वाले हैं। इससे पहले यूनिट 8 का प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं और यूनिट 9 का एक एक प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। ठीक है, अब ये यूनिट 7 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और कल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका एमपीजीके का, सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए एमपीजीके, क्योंकि दिया गया है एमपीजीके आपकी 30 नंबर की एमपीपीएससी प्री में आने वाली है। और वो 30 नंबर में कौन कौन से टॉपिक जो कवर करेंगे यूनिट 1 के अंतर्गत, यूनिट 4 के अंतर्गत, उन सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आने वाले हैं। कल सुबह आपका यूनिट 1 का प्रैक्टिस सेट आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फिलहाल ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है यूनिट 7 प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह क्या कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं, अंतरिक्ष, पर्यावरण, ओजोन मंडल या फिर वायुमंडल। क्या कहलाता है? अगर आपको आंसर पता हो तो आप आंसर कमेंट कीजिएगा। फिलहाल आपको आंसर बता दें, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हम उसे पर्यावरण कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ पर आपसे पर्यावरण की परिभाषा पूछी गई है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में, इसलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं। देखिए, हमारे चारों तरफ मौजूद जैविक व अजैविक घटक जैसे जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर के पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो भी आपके आसपास जैविक और अजैविक घटक हैं आपके पृथ्वी पर, जो भी आपको आपकी आंखों से दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे जो हैं आपके पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, आहार का प्रमुख घटक जो भोजन के पाचन एवं अवशोषण में मदद करता है वह कौन सा है? जल, प्रोटीन, एंजाइम, रक्त। अब क्या आंसर होगा? आपने आंसर लगा लिया होगा। चलिए इसका आंसर दिखा देते हैं। प्रश्न नंबर 2 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जल। सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए जल है। प्रोटीन भी महत्वपूर्ण है, एंजाइम भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो आपका जल है। जल की मदद से ही आपके भोजन का पाचन होता है, अवशोषण होता है, ये सारे काम जल से ही होते हैं। अगर जल नहीं होगा तो लिक्विडिटी नहीं मिलेगी भोजन को और भोजन पच नहीं पाएगा, ना ही भोजन का अवशोषण हो पाएगा। क्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यह बता सकते हैं कि हमारे शरीर में जो जल होता है, जो भोजन के द्वारा जल मिलता है, उस जल का अवशोषण मानव शरीर के किस भाग में होता है? ठीक है, चलिए, मनुष्य में भोजन का पाचन एवं अवशोषण जल की मदद से होता है। जल में बहुत सारे तत्व मौजूद होते हैं जो पाचन में मदद करते हैं। यह शरीर के तापक्रम को भी नियंत्रित करते हैं। देखिए, कभी कभी आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है तो आपका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार सा आने लगता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में जल की कमी हो जाती है। तो जल की कमी से होने वाले रोग को डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। यह भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? 50 बार ये आपके एमपीपीएससी द्वारा, एमपीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, शुष्क हवा में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? अब चाहे वो शुष्क हवा कहे या वायुमंडल कहे, दोनों बात एक ही है, क्योंकि जो हवा बहती है वो वायुमंडल में ही तो बहती है। तो शुष्क हवा में या वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? सही आंसर आपका हो जाएगा 78%। 78% नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में उपस्थित होती है। और व्यापम ने भी इस बार एमपी पुलिस के एग्जाम में भी खूब इस प्रश्न को पूछा था। हम जानते हैं कि वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं जिनमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन ही उपस्थित होती है। तो चाहे वायुमंडल कहें या फिर शुष्क वायु कहें, दोनों का आंसर आपका 78% नाइट्रोजन हो जाएगा। अगला देखिए, वीडियो सीरीज पसंद आ रही भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी गैस ऐसी है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? इस नहीं शब्द पर आपको जरूर गौर करना है। हीलियम, ऑर्गन, रेडॉन, नियोन। तो वायुमंडल में कौन सी नहीं पाई जाती, यानी कि जो आपके चारों तरफ घेरे हुए जो आवरण होता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल में ऐसी कौन सी गैस है जो हमारे चारों तरफ नहीं पाई जाती है इनमें से? चलिए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो रेडॉन है वो आपके वायुमंडल में मौजूद नहीं रहती। ठीक है, देखिए, समूह 18 में जितनी भी गैसें होती हैं सभी गैसें नोबल गैसें कहलाती हैं। इन्हें हम अक्रिय गैस भी कहते हैं, क्योंकि यह वायुमंडल में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है ना, या किसी से क्रिया नहीं करती हैं। इनके सारे अष्टक पूर्ण होते हैं, इसलिए ये किसी के साथ में कोई क्रिया नहीं करती हैं। हम अक्रिय गैस कहते हैं। और वायुमंडल में, पूरा वायुमंडल जो है, इसमें मुक्त अवस्था में आपको ये समूह 18 की गैसें देखने को मिलती हैं। ठीक है, या किसी भी पदार्थ से क्रिया नहीं करती हैं। इनमें से रेडॉन एक ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ये गैस क्या
होती है, ये ऊपर निकल जाती है, ठीक है। ये हमारे चारों तरफ के वायुमंडल में नहीं पाई जाती है और ये सीधे ऊपर निकल जाती है। तो रेडॉन एक ऐसी गैस है समूह 18 का जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? ये प्रश्न भी आपका एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, सौर का अवशोषण, वायु का प्रदूषण या फिर ऑक्सीजन की विमुक्ति। बताइए कौन सा काम जो है पेड़ पौधों के द्वारा नहीं किया जाता है? फिर से एक बार देखना, नहीं पर आपको गौर करना है, ठीक है। तो बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण तो करते ही हैं पौधे, नहीं तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण नहीं करेंगे, वायुमंडल में CO2 बढ़ जाएगी तो हमें दिक्कत होगी सांस लेने में। सौर का अवशोषण भी करते हैं। आप देखते हैं कि कभी कभी सड़क के किनारे या फिर सड़क के बीच में क्या होता है, जो डिवाइडर लगा रहता है उस पर क्या होता है, पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सौर का अवशोषण करते हैं। जो गाड़ियां शोर करती हैं उन शोर का अवशोषण इन पेड़ पौधों के द्वारा कर लिया जाता है, ठीक है। तो शोर का अवशोषण भी करते हैं। ऑक्सीजन की विमुक्ति, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं ये पेड़ पौधे। अगर ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेंगे तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और फिर भी हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। और CO2 का अवशोषण करते हैं। लेकिन वायु का प्रदूषण ये नहीं करते हैं पेड़ पौधे, यानी कि वायु का प्रदूषण पेड़ पौधों के द्वारा नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर कार्बन की विमुक्ति करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सड़क के किनारे हरे वृक्षों की कतार खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6। ये भी बहुत फेवरेट प्रश्न है। धारणी विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना को किस नाम से जाना जाता है? धारणी का मतलब जो धरती का विकास है, तो धारणी विकास के लिए वैश्विक कार्य योजना तैयार की गई थी, उसे हम किस नाम से जानते हैं? एजेंडा 21, ओपेक, रियो 5 या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एजेंडा 21 को हम धारणी विकास के वैश्विक योजना के नाम से जानते हैं। देखिए कब हुई थी ये, तो ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो एजेंडा 21 को कब स्वीकृति मिली थी? 1992 में। कहां पर? ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। यह भी आपको याद रखना। और एजेंडा 21 जो है वो धारणीय विकास से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? UNEP का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? ये अभी हाल ही में जो RAS का एग्जाम हुआ है राजस्थान वाला, तो वहां पर ये प्रश्न पूछा गया था। जिनेवा में, काठमांडू में, नैरोबी में या फिर नई दिल्ली में? कहां पर UNEP का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? बताइए। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिलहाल आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर है नैरोबी, जो केन्या में स्थित है। यहां पर आपको UNEP का मुख्यालय मिल जाएगा। अब UNEP की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये आपको फुल फॉर्म याद रखना। कभी कभी डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? तो नैरोबी, केन्या में इसका मुख्यालय स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार के द्वारा कब पारित किया गया था? यानी सीधे आपसे पूछ रहे हैं कि जो पर्यावरण संरक्षण एक्ट है वो कब लागू किया गया था भारत सरकार के द्वारा? आंसर देखें, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 1986, 1987, 1981 या फिर 1978। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1986 में पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये पूछा गया था। इससे पहले वाले एमपीपीएससी के प्री एग्जाम में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का पारित किया गया था। 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया था। हर एक यूनिट की प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। कल आपके सामने यूनिट 1 का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, ठीक है। याद रखना, एमपी से आपके 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सीधे सीधे 3 यूनिट कवर कर रही है एमपी, तो 30 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की स्थापना भारत में कब की गई थी? 2008, 2009, 2010 या फिर 2011? आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा। 2010 में एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत में की गई थी। देखिए 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन एनजीटी की स्थापना की गई। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है एनजीटी के द्वारा, और भारत में इसकी स्थापना की गई थी 2010 के एक्ट से, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। पलाचीमाड़ा बहुत चर्चा में रहा है। ये पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में रहा, यह कहाँ पर स्थित है? पलाचीमाड़ा कर्नाटक में, कोंकण में, केरल में या फिर तमिलनाडु में? आंसर देखिए, प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा। केरल में स्थित है पलाचीमाड़ा, जो भी हाल ही में चर्चा में रहा है। पलाचीमाड़ा दक्षिण भारतीय राज्य केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित एक छोटा सा गांव है। पर्यावरण की हानि की वजह से यह अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। केरल में स्थित है पलाचीमाड़ा। तो ये 10 प्रश्न आपके लिए लेकर के आए थे। ये केवल डेमो क्लास थी। इसके बाद में हर एक यूनिट के कम से कम 25 से 30 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। सबसे ज़्यादा आपके लिए एमपीजी के यानी कि यूनिट नंबर 1 आपके लिए महत्वपूर्ण है। कल यूनिट
यूनिट नंबर 1 का प्रैक्टिस सेट आने वाला है। तो वीडियो पसंद आ गई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल, दोनों की लिंक मिल जाएगी। दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ में आपके जो भी छोटे बड़े भाई बहन जो एसएससी जीडी का एग्जाम या फिर आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, उनको बता दीजिएगा कि दिल्ली पुलिस का 14 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और तीनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम लेकर के आने वाले हैं। एमपीपीएससी की क्लासेस अलग चलेंगी, आपको एसएससी जीडी या फिर आपके जो है दिल्ली पुलिस से आपको कोई मतलब नहीं है, वो वीडियो अलग आएंगी। और आपकी ये प्रैक्टिस सेट सभी यूनिट की, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक की प्रैक्टिस सेट आपको डेली देखने को मिलने वाली है इसी समय पर। और हो सकेगा हम दिन में 2 वीडियो लेकर के आएंगे एमपीपीएससी के लिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है ना। और प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाएंगे। वीडियो पसंद आ गई तो भाई लाइक करके और शेयर कर देना सभी के पास में। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, जिससे कि हम आगे आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाएं। और जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था, प्रश्न क्या था कि मानव शरीर में जल का अवशोषण कहाँ पर होता है, ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। मिलते हैं नई यूनिट 1 की अगले पहली प्रैक्टिस सेट में कल सुबह। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।